की टेंशन हो जाएगी कम नेहा मैम के वीडियो लेक्चर्स के संग। डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को सबसे आसानी से समझने के लिए उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं उनके लेक्चर्स को सबसे पहले देखने के लिए। Hello students, welcome to the next lecture of microprocessor. Now we are going to discuss microprocessor instructions. अभी तक के लेक्चर्स में आपके साथ हम 8085 का बेसिक आर्किटेक्चर, पिन डायग्राम और बेसिक फंक्शनिंग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि माइक्रोप्रोसेसर के इंस्ट्रक्शन कौन कौन से होते हैं, ठीक है, और कितने टाइप के इंस्ट्रक्शन है। अगर आपने कोई भी एक इंस्ट्रक्शन दे रखा है तो वो किस तरह से एग्जीक्यूट होगा, कितने बाइट के इंस्ट्रक्शन होते हैं, तो ये पूरा कुछ आपका यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि आपका जो यूपीडीयू का सिलेबस है उसके हिसाब से ये सेकंड यूनिट का भी पार्ट आपको मैं पहले बता रही हूँ, बिकॉज अनटिल अनलेस आप एड्रेसिंग मोड, टाइप ऑफ जो आपके इंस्ट्रक्शंस हैं, मशीन साइकिल नहीं पढ़ेंगे तो उसके पहले आप इंटरफेसिंग नहीं पढ़ सकते हो। तो कहीं ना कहीं हम लोग ये सेकेंड यूनिट का पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर इंस्ट्रक्शंस बेसिकली क्या है। अगर एक इंस्ट्रक्शन है तो अगर आपको एक काम दिया गया है कि एक काम करिए, तो आप वो काम कैसे करेंगे, तो आप उसको पहले क्या करोगे, डिकोड करते हो, ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन क्या है, एन इंस्ट्रक्शन इज अ बिट पैटर्न दैट इज डिकोडेड, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि डिकोडेड इनसाइड अ प्रोसेसर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। किसी भी काम को करने के लिए आपको एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है प्रोसेसर को, ठीक है। भाई आपने बोला कि कोई भी काम कर लो, ऐड कर लो, कोई डेटा था, मान लो 02 और एक्यूमुलेटर का डेटा ऐड करो, तो आपने एक काम बोला है, आपने एक इंस्ट्रक्शन दिया है, ठीक है। अब प्रोसेसर क्या करेगा, उस इंस्ट्रक्शन को, भाई वो ऐसे तो समझेगा नहीं, वो उसको क्या करेगा, डिकोड करता है। आपको साइकिल्स बताई गई थी कि पहली साइकिल क्या थी, फेच थी, ठीक है, फिर डिकोड, फिर एग्जीक्यूट, स्टोर। पुराने लेक्चर में आपको इस तरह से साइकिल्स बताई गई थी। अब तो इंस्ट्रक्शन क्या है, एक बिट पैटर्न है। अगर आपसे कोई कहे कि व्हाट इज इंस्ट्रक्शन, तो बेसिकली इंस्ट्रक्शन इज अ बिट पैटर्न, ठीक है, बिट पैटर्न दैट इज डिकोडेड इनसाइड अ माइक्रोप्रोसेसर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। किसी भी एक काम को करने के लिए हमने जो उसको लिख के दिया है वो क्या है, वो एक इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। अब द एंटायर ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट अ माइक्रोप्रोसेसर कैन हैंडल इज कॉल्ड द इंस्ट्रक्शन सेट। हर प्रोसेसर के पास अपनी सच ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, जिन पे ही वो ऑपरेट कर सकता है। और ये जो ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन है यही आपके क्या कहला रहे हैं, उस पर्टिकुलर प्रोसेसर का इंस्ट्रक्शन सेट। अच्छा, अब हर प्रोसेसर के पास डिफरेंट ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन हो सकती हैं, उसकी हैंडलिंग कैपेसिटी अलग अलग हो सकती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर हमने एक बार इंस्ट्रक्शन सेट पढ़ लिया तो ये हर प्रोसेसर के लिए सेम होगा, नहीं, ये हर प्रोसेसर टू प्रोसेसर वेरी कर रहा है। कोई 8 बिट का प्रोसेसर है तो उसके पास इंस्ट्रक्शन सेट अलग है, कोई 16 बिट है उसके पास अलग है, ठीक है, 32 बिट के पास अलग है। तो हर प्रोसेसर का अपना इंस्ट्रक्शन सेट है। अब जब भी आप इंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इसके बाद हमें एक असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम करना होगा, प्रोग्रामिंग करेंगे, तो कुछ निमोनिक्स हमें पता होने चाहिए, कुछ नोटिफिकेशंस हैं जो आपको पता होना चाहिए। अगर ये कैपिटल आर लिखा हुआ है, ठीक है, तो कैपिटल आर रिप्रेजेंट कर रहा है 8 बिट रजिस्टर, ठीक, कैपिटल आर रिप्रेजेंट कर रहा है 8 बिट। अब 8 बिट रजिस्टर्स आपके जनरल पर्पस रजिस्टर, अभी हम लोगों ने आर्किटेक्चर में देखा था, A B C D H एंड L, ये 8 बिट रजिस्टर आर की जगह यूज किए जाएंगे, ठीक है, ये 8 बिट रजिस्टर आपके आर की जगह यूज किए जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपका आरएस क्या है, सोर्स रजिस्टर है, ठीक है। आरएस स्टैंड फॉर द सोर्स रजिस्टर, मतलब जहां से डेटा जाना है, डेटा को कहां से जा रहा है, कहां पहुंच रहा है, तो दो चीजें, एक आपके पास सोर्स होगा, ठीक, और एक आपका डेस्टिनेशन होगा। हो सकता है आप एक रजिस्टर से डेटा निकाल रहे हो और दूसरे रजिस्टर में भेज रहे हैं, ठीक है। तो सोर्स और डेस्टिनेशन यहां से डिसाइड किया गया है। तो सोर्स और डेस्टिनेशन जब आरएस एंड आरडी, आर कैपिटल है, डी स्मॉल में है, ठीक है, इस तरह से ये रिप्रेजेंट करेंगे। अभी प्रोग्रामिंग में भी इन चीजों का ध्यान रखिएगा। तो ये सोर्स रजिस्टर और डेस्टिनेशन रजिस्टर, ठीक है। अच्छा, सोर्स रजिस्टर हमेशा आप राइट हैंड साइड में पीछे की तरफ रहेगा और डेस्टिनेशन आगे की तरफ रहेगा। अभी जब आपको एक सारे प्रोग्राम्स बताऊंगी तो आपको उसमें ये चीज क्लियर रहेगी। नेक्स्ट यहाँ पर एक पी रिप्रेजेंट किया गया है। पी क्या है,
पोर्ट एड्रेस दिया जाएगा। ठीक है, 8 बिट का एक नंबर होगा जिससे आपको पता चलेगा कि पोर्ट का कौन सा पोर्ट आपको रिस्पेक्टिव एक्सेस करना है। फिर 8 बिट अगर लिखी है, नॉर्मली 8 बिट का डेटा है, या 2 हेक्सा डिजिट्स लिखी होंगी, या 16 बिट का डेटा है तो 4 हेक्सा डिजिट्स लिखी होंगी। ठीक है, 8 बिट के डेटा में 2 हेक्सा डिजिट और 16 बिट के डेटा में आपके पास 4 हेक्सा डिजिट्स लिखी होंगी। उसके बाद अगर कोई कंटेंट लिखना होगा, ठीक है, तो ब्रैकेट्स लगा दिए जाएंगे, उसके अंदर कंटेंट ऑफ लिखा जाएगा। ठीक, तो ये आपका एक नॉर्मल आपको नोटिफिकेशन बताया गया है कि अगर आपके पास जब आप प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे या आप इंस्ट्रक्शन पढ़ने जा रहे हैं तो इन चीजों का क्या मतलब है। ठीक है, अब 85 में क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन देखते हैं कि इंस्ट्रक्शन का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है। चलिए, तो ये है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक, चाहिए तो नोट भी कर लीजिएगा। जब भी हम 85 को स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे पास क्लासिफिकेशन करने का बेसिक जो 2 तरीके हैं। पहला तो देखिए, एक है कि उस जो इंस्ट्रक्शन है वो कैसे फंक्शन कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरा है कि वो इंस्ट्रक्शन की लेंथ क्या है। पहला तो है कि वो फंक्शन कैसे कर रहे हैं, फंक्शनैलिटी, और दूसरा है लेंथ। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन हम पहले फंक्शन के बेसिस पे कैसे हो रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद लेंथ के हिसाब से इंस्ट्रक्शन को कैसे क्लासिफाई किया जाता है वो देखेंगे। ठीक है, कि कौन सी इंस्ट्रक्शन कितनी बिट की है, बाइट की है, क्या है, वो चीज आगे देखेंगे। लेकिन उसके पहले उनके फंक्शन के हिसाब से आप इंस्ट्रक्शन को कैसे कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो इनके जो क्लासिफिकेशन है वो 5 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है डेटा ट्रांसफर या कॉपी ऑपरेशन। ठीक है, यहाँ पर एक कंफ्यूजन हमेशा रहता है कि डेटा ट्रांसफर ऑपरेशन, ठीक है, बट एक्चुअली में वो डेटा ट्रांसफर नहीं हो रहा होता है, डेटा कॉपी हो रहा होता है। मतलब अगर एक जगह से दूसरी जगह डेटा गया है तो वो अभी भी पुरानी जगह पर एग्जिस्ट कर रहा है, जस्ट लाइक अ फोटोकॉपी या जेरोक्स, है ना। तो डेटा ट्रांसफर या कॉपी ऑपरेशन। नेक्स्ट आपका अरिथमेटिक ऑपरेशन है, लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, ब्रांचिंग ऑपरेशंस होते हैं। ब्रांचिंग कब होते हैं, जब हम अपने रूटीन से सब रूटीन में जा रहे हैं, और मशीन कंट्रोल ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, एक एक करके सारे ऑपरेशंस को एक्सप्लेन करते हैं और आपको बताते हैं कि हर किसी ऑपरेशन का बेसिकली क्या मतलब है। ठीक, तो सबसे पहला आपका क्या है, डेटा ट्रांसफर या कॉपी ऑपरेशन। ठीक है, डेटा ट्रांसफर या कॉपी ऑपरेशन। अभी मैंने बताया आपको कि दिस ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन कॉपीज डेटा फ्रॉम द लोकेशन कॉल्ड सोर्स रजिस्टर। अभी मैंने आपको दिखाया था RS लिखा हुआ था और एक जगह RD लिखा हुआ था। RS स्टैंड फॉर द सोर्स रजिस्टर, ठीक है, और RD स्टैंड फॉर द डेस्टिनेशन रजिस्टर। अब अगर यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल में बोल रहे हैं कि MOV मूव A, D। पहले तो मूव के बाद एक हल्का सा स्पेस देंगे। ठीक है, मूव के बाद ये हल्का सा स्पेस है, उसके बाद A, D लिखा जाएगा। ठीक है, आप अपनी प्रैक्टिकल कॉपीज में भी, लैब्स में भी लिखते होंगे जो प्रोग्रामिंग, उसमें भी इस तरह से लिखा होगा। अब यहाँ पे सोर्स और डेस्टिनेशन, यहाँ पे A और D दोनों रजिस्टर है। A हमारा एक्यूमुलेटर है, D एक जनरल पर्पस रजिस्टर है। ठीक है, A आपका एक्यूमुलेटर है और D जनरल पर्पस रजिस्टर है। अब यहाँ पर ये रजिस्टर क्या कहलाएगा और ये रजिस्टर क्या कहलाएगा। अगर मुझे यही नहीं पता कि सोर्स और डेस्टिनेशन क्या है, तो मैं क्या A का डेटा D में मूव करूं या D का डेटा A में मूव करूं। ठीक है, तो मूव A, D अगर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये आपका क्या है, सोर्स रजिस्टर होता है। ठीक, और यहाँ पे क्या होता है, डेस्टिनेशन रजिस्टर होता है। ये RS है और ये RD है। ठीक है, अब सोर्स रजिस्टर से डेटा डेस्टिनेशन रजिस्टर में जाना है। अब एक और चीज होती है, D A में ट्रांसफर नहीं हो रहा है बच्चों, ध्यान रखिएगा। ये लिखा है मूव A, D, बट एक्चुअली में कंटेंट ऑफ D ट्रांसफर हो रहा है A रजिस्टर में। ठीक है, D रजिस्टर का डेटा A में कॉपी हो रहा होता है, वो रजिस्टर ट्रांसफर नहीं होता है। जो आपके डेटा बसेस होती हैं वो D वाले रजिस्टर का डेटा उठाती हैं और उसको A रजिस्टर में लाके प्लेस कर देती हैं। अब चूंकि यहाँ पे मूव हो रहा है बट वो कॉपी के साथ मूव हो रहा है। ठीक है, मूव हो रहा है बट कॉपी के साथ। तो भाई मान लिया कि D रजिस्टर में, मान लेते हैं कि मेरे पास D रजिस्टर है। चलिए तो थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, देखते हैं। मान लिया कि ये लिखा हुआ था मूव A, D। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन है कि कॉपी द कंटेंट ऑफ रजिस्टर D टू एक्यूमुलेटर। फाइन। अब क्या हुआ, मान लेते हैं कि D, ठीक है, D में कोई मेरा डेटा था 08, तो
आफ्टर द ऑपरेशन एक्यूमुलेटर में क्या हो गया 08, बट स्टिल डी में अभी भी वो डेटा है, ठीक है, डी में अभी भी वो डेटा है। तो आफ्टर द एग्जीक्यूशन एक्यूमुलेटर में स्टिल वो डेटा रिकॉर्ड रहता है, ठीक है। तो मूव क्या कर रहा है, कॉपी कर रहा है। इसी तरह जैसे यहाँ पर अगली इंस्ट्रक्शन थी MVIC,66H। कभी कभी हम इंस्ट्रक्शन में डायरेक्टली कोई एड्रेस या डेटा ना दे, कोई एड्रेस या रजिस्टर ना देके, ठीक है, डेटा दे देते हैं, ठीक है, कोई एड्रेस या रजिस्टर ना देके हम एक डाटा दे देते हैं और उसे मूव कराना होता है। तो हम यहाँ पे ये जो आई है, आप पहचानोगे कैसे कि ये 66 जो लिखा हुआ है वो एक डेटा है जो हमें मूव करना है कहाँ पे, रजिस्टर सी में। आपके पास इंस्ट्रक्शन लिखी है MVIC,66H। इसका मतलब हुआ कि मुझे ये 66H जो डेटा है इसको कहाँ पर मूव कर देना है, रजिस्टर सी में। अब ये 66H एक मेरा डेटा है या मेमोरी लोकेशन है, ये कैसे पता चल रहा है, अगर मैंने MVI लिखा है, ठीक है, MVI मूव इमीडिएटली, इसका मतलब होता है कि इसके आगे जो चीज लिखी गई है वो एक डेटा है और उसको सीधे सीधे कहाँ पे ट्रांसफर कर दीजिए आप सी रजिस्टर में, ठीक है। अब इसके आगे देखिए, दोनों मैंने इसीलिए दोनों इंस्ट्रक्शन एक साथ लिखी है कि मैं आपको बता सकूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू इंस्ट्रक्शन। आगे इंस्ट्रक्शन मैंने लिखी है कि LDA 8800H, ठीक है, LDA 8800H। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ लोड इमीडिएटली। जब लोड इमीडिएटली लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब 800H एक मेमोरी लोकेशन है, उस मेमोरी लोकेशन पे कोई डेटा है, उसको मुझे कहाँ लोड करना है, एक्यूमुलेटर रजिस्टर में, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, ये डेटा मतलब आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन जो सी रजिस्टर का डेटा था वो क्या बन गया, 66H बन गया, ठीक है। अभी यही LDA 8800H है, इसका मतलब क्या हुआ, मैं बता रही हूँ आपको बना के, कि मान लेते हैं कि ये मेरे पास कोई मेमोरी है, ठीक है, ये कोई एक मेमोरी है, मेमोरी पे ये लोकेशन है 800H। अब इस लोकेशन पे कोई भी डेटा है, मान लीजिए 05, तो इस एग्जीक्यूशन के बाद एक्यूमुलेटर रजिस्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाली वैल्यू एक्यूमुलेटर में आ जाएगी, दैट इज 05, ठीक है, ये वाली वैल्यू एक्यूमुलेटर रजिस्टर में आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो गया, मैंने इस एड्रेस पे जाके उसका डेटा लिया, मैं इस एड्रेस पे गई, उस एड्रेस पे जाके वहां से डेटा लिया और उसको कहाँ पे लोड कर दिया, एक्यूमुलेटर रजिस्टर में। इसके ऊपर वाले में क्या हुआ था, मैं 66H वाला जो डेटा था, ये एड्रेस नहीं ये डेटा था, इसको सीधे सीधे कहाँ पे इमीडिएटली ट्रांसफर कर दिया था सी में, ठीक है। तो जब लोड करके होगा तो आप एड्रेस पे जाके वहां से डेटा लेंगे और इमीडिएट है, दैट मीन्स कि आगे एक आपके पास डेटा दिया हुआ है और आप उसको सीधे सीधे ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आप देख रहे हो कि यहाँ पे लिखा है इन पोर्ट 1, ठीक है, इन पोर्ट 1। अगर इस तरह से लिखा होता है तो हम कहते हैं कि ट्रांसफर डेटा फ्रॉम एन इनपुट डिवाइस टू द एक्यूमुलेटर। आप एक इनपुट डिवाइस से डेटा को कहाँ पे ट्रांसफर करिए, एक्यूमुलेटर में। देखिए मैंने पहले भी बताया था कि एक्यूमुलेटर एक ऐसा रजिस्टर है जो बहुत ही ज्यादा यूज किया जाना है, इसीलिए मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन जहां पे डेस्टिनेशन डिफाइन नहीं किया गया है वहां पे हम अपने डेटा को एक्यूमुलेटर में ही ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपकी अरिथमेटिक ऑपरेशन। अब अरिथमेटिक ऑपरेशन क्या है, हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि अगर आपके पास इंस्ट्रक्शंस में कभी भी ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक, ये दोनों तो हमें समझ में आता है कि ओके दिस इज अरिथमेटिक ऑपरेशन, ठीक। बट एक नई चीज है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, ठीक। अब मान लीजिए ऐड करना होता है तो हमारे पास एक तरीका है ऐड करने का कि हम लोग दो वैल्यूज को ले रहे हैं, ठीक है। मान लिया आपने बोला कि मैंने ऐड कर दिया, जैसे अभी इसके पहले भी इंस्ट्रक्शन थी कि ऐड कर रहे हैं किसी एक रजिस्टर की वैल्यू को दूसरे रजिस्टर की वैल्यू के साथ, फॉर एग्जांपल ऐड करा, ठीक। तो ऐड दो टाइप का होगा, या तो सिर्फ दो डेटास पे हो रहा है या तो ऐड उनके साथ के आपका एक कोई कैरी है और वो कैरी भी ऐड किया जा रहा है, ठीक है, ठीक है। तो अरिथमेटिक ऑपरेशन में जैसे आपने बोला कि एडिशन करना है, अब
या तो सिर्फ मेरे पास दो डेटा है जिनके बीच में मैं एडिशन परफॉर्म कर रही हूँ, या तो मैं एडिशन कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ द कैरी भी आ रहा है मेरे पास कहीं से और मैं उसको ऐड कर रही हूँ, ठीक है। इसी तरह सब्सट्रैक्शन वाला इंस्ट्रक्शन जब आप एग्जीक्यूट करते हैं SUB लिखते हैं, ठीक है, एडिशन के लिए ADD और सब्सट्रैक्शन के लिए SUB। तो सब्सट्रैक्शन में भी क्या होता है कि अगर या तो नॉर्मल सब्सट्रैक्शन है या फिर सब्सट्रैक्शन विद द हेल्प ऑफ बोरो है, तो दो तरह से है, ठीक। इसके बाद अर्थमेटिक ऑपरेशन में एडिशन और सब्सट्रैक्शन तो हमें समझ में आता है। एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है जो 85 सपोर्ट करता है वो होता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, ठीक है। अब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी बेसिकली एक टाइप का आपका अर्थमेटिक ऑपरेशन है। अब अगर मैं कहूँ कि मैंने 5 में से एक घटा दिया तो भी मेरे पास 4 बचा, तो एक का ऑपरेशन ये भी हुआ, या मैंने एक वैल्यू को डिक्रीमेंट कर दिया है अपनी तो मेरे पास 4 आया, तो कहीं ना कहीं मेरा कंटेंट तो यहाँ पर भी चेंज हो रहा है ना। तो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ये भी मेरा एक अर्थमेटिक ऑपरेशन की ही कैटेगरी में आता है, ठीक है। अब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट या तो कंटेंट ऑफ द रजिस्टर पे हो सकता है। भाई मैं आपने कहा कि आपके पास कोई एक्यूमुलेटर रजिस्टर था, उस रजिस्टर के का जो कंटेंट था वो अगर 8 था, हो सकता है वो कंटेंट आपने डिक्रीमेंट करके उसको 7 करा हो या उसको इंक्रीमेंट करके आपने 9 किया हो। तो एक तरीका तो है कि रजिस्टर किसी भी जो स्पेसिफिक रजिस्टर है उसके कंटेंट को हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर रहे हैं, या तो फिर हम दूसरा क्या करते हैं कि हम मेमोरी लोकेशन जो आपकी है, ठीक है, मेमोरी लोकेशन को भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर सकते हैं। आप कहीं पर काम कर रहे थे, आप किसी लोकेशन पे थे, 2000H पे थे, आपने क्या कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया एक मेमोरी को। तो अगर आपने इंक्रीमेंट कर दिया है बिना किसी काम किए तो आपकी वो मेमोरी आप 2001H पे आ गई है, ठीक है। तो या तो हम मेमोरी लोकेशन को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेंगे, मेमोरी लोकेशन को या तो कंटेंट ऑफ रजिस्टर को करते हैं, ठीक है, या तो कंटेंट ऑफ रजिस्टर को हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेंगे। फाइन, तो ये हमारे अर्थमेटिक में आ जाते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशन की कैटेगरी में। नेक्स्ट आता है हमारा लॉजिकल ऑपरेशन। अब लॉजिकल ऑपरेशन आप लोग DLD पढ़ के आए हैं, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेशन में आप कहते हैं कि सारे टाइप लॉजिकल ऑपरेशन जो आपका बेसिकली है वो भी आपका क्या है, एक्यूमुलेटर ओरिएंटेड ऑपरेशन है, ठीक है। एक्यूमुलेटर ओरिएंटेड ऑपरेशन का मतलब क्या हो गया कि अगर आपने जब ही भी एक्यूमुलेटर बीच में आएगा ही आएगा, ठीक है, एक्यूमुलेटर हमेशा बीच में आना ही आना है। अब लॉजिकल ऑपरेशन में अगर आपका एंड और एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म होना है, ठीक है, तो एंड में भी दो डेटा चाहिए, या और करने या एक्सॉर करने के लिए भी हमें 2 डेटा चाहिए। तो जब भी आपको 2 डेटा की रिक्वायरमेंट है तो एक तो आपने किसी एक रजिस्टर में रख दिया, ठीक है, बी में रख दिया, मान लीजिए किसी में भी रख दिया, किसी भी जनरल पर्पज, और दूसरा आपने डेटा कहाँ पे रखना है, एक्यूमुलेटर में रखना है, ठीक। तो लॉजिकल ऑपरेशन में भी जैसे नॉर्मल मैं आपको एडिशन में बोलती आई हूँ कि एक डेटा को आपको एक्यूमुलेटर में रखना ही रखना है, वैसे लॉजिकल ऑपरेशन में भी एक डेटा आपका एक्यूमुलेटर में रहेगा। अब मान लीजिए आपको नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। भाई हम नॉट में क्या होता है, 0 देते हैं, 1 हो गया, 1 दिया 0। अब यहाँ तो मुझे एक ही रजिस्टर की रिक्वायरमेंट है ना, यहाँ पे मुझे कोई 2 वैल्यूज तो है नहीं जिन पे मुझे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अब अगर कभी ऐसी कंडीशन है कि जब आपको एक ही वैल्यू है तो वो वैल्यू कहाँ पे रखी जाएगी, एक्यूमुलेटर रजिस्टर में। तो आप उस एक्यूमुलेटर रजिस्टर में वो वैल्यू रखेंगे और नॉट ऑपरेशन देंगे और एक्यूमुलेटर की वैल्यू जो होगी वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो लॉजिकल ऑपरेशंस भी एक्यूमुलेटर बेस्ड ऑपरेशन होते हैं। अगर ऐसे ऑपरेशन जहां पे 2 डेटा आ रहा है तो उसमें से एक डेटा एक्यूमुलेटर में और एक दूसरे रजिस्टर में रखा जाएगा। बट अगर कोई आपका ऑपरेशन लाइक नॉट ऑपरेशन है जिसमें सिर्फ आपका एक ही डेटा है, ठीक है, तो वो कहाँ पे प्लेस किया जाएगा, देखिए कितने बिट या बाइट का डेटा है मैं इसके बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ सिर्फ एक ही चीज है, एक ही डेटा है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक। अच्छा, इसके बाद लॉजिकल ऑपरेशंस में आपके पास 2 और कंडीशंस आती हैं। एक रोटेशन ऑफ डेटा होता है और एक हमारा होता है कंपेयर इंस्ट्रक्शन, ठीक है। रोटेशन ऑफ डेटा में क्या करते हैं कि हम एक्यूमुलेटर रजिस्टर यूज करते हैं और राइट रोटेशन कर सकते हैं, मूव राइट या मूव लेफ्ट में रोटेशन, मतलब हर बिट आपस में एक एक चेयर छोड़ के, जैसे आप लोग रोटेट कर जाते हैं आगे से पीछे, रोटेशन आपकी क्लासरूम में होता है, या आप राउंड द चेयर खेलते हैं वहां पे रोटेशन होता है। तो रोटेशन ऑफ डेटा आपके पास अगर 8 बिट का डेटा है, आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द रोटेशन ऑफ डेटा इंस्ट्रक्शंस, पूरा डेटा जो डेटा यहाँ मान लीजिए D7 बिट है, ये मान लीजिए D0 बिट है, ये मान लीजिए D7 है, तो D7 वाला डेटा कहाँ चला गया, D0 पे, D0 वाला डेटा कहाँ आ गया, D1 पे आ गया, ठीक है। तो डेटा यहाँ से एक एक बिट रोटेट होता जा रहा है।
अब कंपेयर इंस्ट्रक्शन जो होती है आपकी, कंपेयर इंस्ट्रक्शन भी बेसिकली किसमें आ रही होती है, लॉजिकल ऑपरेशन में। कंपेयरिंग हम करते हैं जिससे हमारे पास की डेटा ग्रेटर है या लेस है, और इसके बाद आप स्टेटस सिग्नल को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कंपेयर इंस्ट्रक्शन भी लॉजिकल में आ रहे होते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि ब्रांच ऑपरेशन क्या होते हैं। ठीक है, देखिए ब्रांच ऑपरेशन क्या होते हैं आपके, जैसे हम लोग ने ये बात हमेशा से बात करी है कि अगर भाई कोई प्रोसेसर है वो अपना काम कर रहा है, बीच में रुका, कोई दूसरा काम उसको बोला गया कि वो काम जाके करो या अभी ये काम रोक दो कोई और काम करो, तो हम एक इंटरप्ट दे रहे हैं। ब्रांच या सब रूटीन मतलब आपके पुराने वाले काम से एक लगा हुआ एक और काम आप जो कराना चाह रहे हो, यही तो आपका एक सब रूटीन है। मेन रूटीन ये था और सब रूटीन ये है। तो ब्रांचिंग ऑपरेशन क्या होती है, दीज इंस्ट्रक्शन कैन ट्रांसफर कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन फ्रॉम वन मेमोरी लोकेशन टू अनदर आइदर कंडीशनली और अनकंडीशनली। भाई एक अगर आपने कहा कि मैं 01, 02, 03, 04 इस मेमोरी लोकेशन पे काम कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे कोई इंटरप्ट आया, मुझे किसी सब ब्रांच में जाना है, तो मैं क्या करा, मैंने कहा अगर ये मान लीजिए 15, 16, 17, तो आप यहाँ से अपने काम को छोड़ के आप यहाँ से यहाँ आ गए ना। ठीक है, तो आपका ट्रांसफर, दीज इंस्ट्रक्शन कैन ट्रांसफर कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन। अब एग्जीक्यूशन कहाँ पे कर होगा, किस इंस्ट्रक्शन का, इस इंस्ट्रक्शन का जो यहाँ पर है। ठीक है, तो ये चीज कौन बता रहा होता है, किससे आ रही होती है, ब्रांच इंस्ट्रक्शन से। ठीक है, जैसे आपने पूरा प्रोग्राम लिखा है, अब दो टाइप के होंगे, कंडीशनल और अनकंडीशनल। कंडीशनल में क्या होगा, एग्जीक्यूशन कंट्रोल कैन नॉट रिटर्न टू द पॉइंट ऑफ ब्रांचिंग। आप अपना यहाँ काम कर रहे थे, अब लाइक इस तरह की इंस्ट्रक्शन होती है जंप, जैसे यहाँ पर आ गई जंप। अब अगर ये जंप इंस्ट्रक्शन यहाँ आ गई तो प्रोग्राम आपके जिस आपने लोकेशन को दिया था वहां पे जंप तो कर गया, लेकिन ऐसा कुछ आपने नहीं बताया कि ये काम करने के बाद वापस से यहाँ आना, बस आप वहां पे आपने उसको जंप करा के छोड़ दिया। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आती है एग्जीक्यूशन कंट्रोल कैन रिटर्न टू द पॉइंट ऑफ ब्रांचिंग। आप यहाँ पर बताते भी हो, जैसे कि जो सब रूटीन कॉल आप देते हो, सब रूटीन कॉल में क्या करोगे, आप ये बोलते हो कि भाई जाओ अभी रुको, वो काम करके आओ और वापस यहाँ आके इस पुराने काम को खत्म करना। ठीक है, तो इस तरह की इंस्ट्रक्शन क्या कहलाने लग जाती है, सब रूटीन कॉल कहलाती हैं। तो एक जहां पे जाने का तो बोलना है, वापस आने से कोई मतलब नहीं, दूसरा जहां पे जाने का बोलना है, जाके काम करके वापस आना है। ठीक है, तो ये दो तरह की ब्रांचिंग ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। इसके बाद एक लास्ट आपका बचता है जिसको हम बोलते हैं कि मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, मशीन कंट्रोल ऑपरेशन। ठीक है, मशीन कंट्रोल ऑपरेशन क्या है, प्रोसेसर भी कुछ ऑपरेशंस ऐसे होते हैं जिनको परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, जैसे कि दीज इंस्ट्रक्शन कैन बी यूज्ड टू कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ अदर इंस्ट्रक्शन, और इन इंस्ट्रक्शन से हमारी अदर इंस्ट्रक्शन का कंट्रोल हो सकता है। ठीक है, जैसे अगर उसने हॉल्ट दे दिया, मान लीजिए हॉल्ट दे दिया, तो कोई भी आपकी इंस्ट्रक्शन काम कर रही होगी, कोई भी इंस्ट्रक्शन आपकी परफॉर्म हो रही होगी, वो क्या हो गई, रुक गई, हॉल्ट हो गया। ठीक है, तो ये कौन दे रहा होता है, ये मशीन कंट्रोल ऑपरेशंस हैं। ठीक है, दीज इंस्ट्रक्शन कैन बी यूज्ड टू कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ अदर इंस्ट्रक्शन, दे इंक्लूड हॉल्टिंग द ऑपरेशन। ठीक है, प्रोग्राम किसी भी ऑपरेशन को हॉल्ट करना ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर, या इंटरप्टिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, या जब आप इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन करते हो, ठीक है, चाहे हार्डवेयर इंटरप्ट या सॉफ्टवेयर, वो भी क्या करते हैं कि आपके काम को किसी और इंस्ट्रक्शन को वहां से एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हॉल्ट करना या इंटरप्ट, ये सब जो आपकी होती है, ये मशीन कंट्रोल ऑपरेशंस होती हैं, और इनके हिसाब से भी डिफरेंट इंस्ट्रक्शन यूज करी जाती हैं। तो ये हम लोगों ने पूरा डिस्कस करा, जहां पर आपको सारे इंस्ट्रक्शन सेट बताए गए कि आपके पास पहले तो आपके अर्थमेटिक, लॉजिकल, ये सब इंस्ट्रक्शन मतलब फंक्शनैलिटी के हिसाब से आपकी इंस्ट्रक्शन कितने टाइप में डिवाइड हो सकती है, ये बताया गया है कि जब सीपीयू परफॉर्म फंक्शन कर रहा होता है तो वो कौन कौन सी कैटेगरी है जिनमें वो इंस्ट्रक्शंस को रखा जाता है। अब आगे हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि बाइट्स के हिसाब से या जो आपकी इंस्ट्रक्शन है उनके साइज के हिसाब से इंस्ट्रक्शन को कैसे एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों की इंस्ट्रक्शन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द लेंथ। ठीक है, जो पूरी हमारी इंस्ट्रक्शन की लेंथ है उसके हिसाब से भी हम अपने इंस्ट्रक्शन का जो क्लासिफिकेशन है वो डिसाइड कर सकते हैं। तो इंस्ट्रक्शन के हिसाब से 3 टाइप से आपका क्लासिफाई किया गया है। पहला है 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, सेकेंड इज द 2 बाइट इंस्ट्रक्शन, एंड थर्ड इज द 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये 3 अलग अलग क्लासिफिकेशन है। अब 1 बाइट इंस्ट्रक्शन कैसे निकालते हैं, या 2 बाइट, 3 बाइट,
क्योंकि जब आप इंस्ट्रक्शन देख रहे हैं तो उस इंस्ट्रक्शन के रिस्पेक्ट में कुछ मशीन कोड जनरेट किए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा क्या कि असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन शुड बी कन्वर्टेड इनटू मशीन कोड, क्योंकि हम लोगों ने जो प्रोग्राम लिखे वो तो एक असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम थे। जैसे आपने लिखा कि ऐड, ठीक है, ऐड ए, तो ये या ऐड बी, ये जो आप लिख रहे हो ये एक असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम है, ठीक है। तो असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ता है? मशीन कोड इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है, फॉर स्टोरेज एंड एग्जीक्यूशन बाय द प्रोसेसर। So the length of the machine language code instruction determine the length of the machine language code। तो अब जब ये machine language code बन गया, ये हमारा असेंबली जैसे हमने प्रोसेसर में दिया और ये असेंबली हमारा machine language code बन गया, तो अब वो पूरी लेंथ एक डिसाइड की जाएगी, ठीक है। दिस इन टर्न डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ मेमोरी रिक्वायर्ड फॉर द प्रोग्राम, और यही हमारा ये बताएगा कि हमारी कितनी मेमोरी आपके किसी भी रिस्पेक्टिव प्रोग्राम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रोग्राम के लिए कितनी मेमोरी लगेगी ये आपकी मशीन की लेंथ ही इंस्ट्रक्शन की बताएगी कि आपको कितनी मेमोरी की रिक्वायरमेंट है, ठीक। चलिए अब यहाँ पर अगर हम लोग इंस्ट्रक्शन के टाइप्स की बात करें तो सबसे पहले हमें जो समझना है वो है 1 बाइट इंस्ट्रक्शन की। 1 बाइट इंस्ट्रक्शन क्या होती है? अब अगर आपने कुछ भी लिखा है, ठीक है, तो हर इंस्ट्रक्शन के बेसिक 2 पार्ट्स होते हैं। किसी भी इंस्ट्रक्शन के बेसिक 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक उसका ऑपकोड होता है, ठीक, मैंने स्टार्टिंग में भी आपको पुराने वीडियो में भी बताया था, ऑपकोड है। दूसरा क्या है? ऑपरेंड होता है, ठीक। अब ऑपकोड और ऑपरेंड जब दोनों चीजें आपके पास हैं तो ये एक कंप्लीट इंस्ट्रक्शन है। लेकिन 1 बाइट इंस्ट्रक्शन में कैसे हो गया? क्या ऑपकोड था, क्या ऑपरेंड था, ठीक है। तो 1 बाइट इंस्ट्रक्शन ऐसी इंस्ट्रक्शन होती है, इंस्ट्रक्शन दैट रिक्वायर ओनली 1 बाइट इन द मशीन लैंग्वेज, ठीक है। ओनली 1 बाइट इन द मशीन लैंग्वेज आर कॉल्ड द 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। इन्हें सिर्फ 1 बाइट की रिक्वायरमेंट होती है। 1 बाइट मतलब आपने असेंबली में प्रोग्राम दिया और जब उसने मशीन में कोड में कन्वर्ट किया तो उसने सिर्फ 1 बाइट ली, ठीक, और 1 बाइट में ही उसने अपना कोड कन्वर्ट करके रिप्रेजेंट कर लिया है। लाइक अगर आपके पास एक ऑपकोड लिखा हुआ है मूव ए कॉमा बी, तो अब मूव ए कॉमा बी के लिए आपके पास ऑपकोड भी है और साथ में क्या है? ऑपरेंड भी है, ठीक है। इस ऑपरेशन में क्या हो रहा है कि जो रजिस्टर बी का कंटेंट है वो कहां पर ट्रांसफर किया जा रहा है? एक्यूमुलेटर में ट्रांसफर किया जा रहा है। तो इस तरह की अगर कोई इंस्ट्रक्शन है तो ये क्या है? इसके एक ही निमोनिक है मशीन कोड में, ये एक ही इसका एक मशीन कोड है, 8 बाइट का ऑक्यूपाई करेगा, दैट्स इट, ठीक। अब अगर कोई इंस्ट्रक्शन जैसे लिखा हुआ है कि ऐड एम करना है, मतलब कि कोई आपके पास मेमोरी लोकेशन है, उस मेमोरी लोकेशन के रिस्पेक्ट में जो भी आपका कंटेंट है उसको हमें बाय डिफॉल्ट किसके साथ ऐड कर देना होगा? एक्यूमुलेटर के साथ ऐड कर देना होगा, ठीक है। तो ये जो इंस्ट्रक्शन है ये भी क्या करेगी? मेरा 1 बाइट ही लेती है, इसीलिए ये भी 1 बाइट इंस्ट्रक्शन आती है। तो बहुत सारी ऐसी इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि सिर्फ ऑपकोड को स्पेसिफाई किया जाता है और इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाती है, वो हमारी 1 बाइट इंस्ट्रक्शन की कैटेगरी में आएगी, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ ऑपकोड है, बाकी अलग से ऑपरेंड लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, ऑपकोड ही जस्टिफाई था, ऑपकोड का ही मशीन कोड लिखा हुआ है और वो 1 बाइट में स्टोर है। अब अगर इसी तरह जब आप आगे देखोगे 2 बाइट इंस्ट्रक्शन, कि 2 बाइट इंस्ट्रक्शन क्या है, तो 2 बाइट इंस्ट्रक्शन में क्या बोल रहे हैं कि जब भी मशीन साइकिल आपकी जो है, ठीक है, मशीन कोड को 2 बाइट्स में अगर आपको एक्सप्लेन करा जा रहा है तो वो आपकी 2 बाइट इंस्ट्रक्शन दैट रिक्वायर 2 बाइट इन मशीन कोड, ठीक है। मशीन कोड में वो 2 बाइट ले रही है। फर्स्ट बाइट जो है वो ऑपकोड के लिए ले रही है एंड सेकेंड बाइट इज फॉर द ऑपरेंड। पहली बाइट ऑपकोड के लिए। अब जैसे देखिए, अब मान लिया लिखा हुआ है MVI A,7FH, ठीक। मूव इमीडिएटली हमें मूव करना है क्या? 7F पे जो एक डेटा है, ये जो 7F डेटा है इसको मुझे इमीडिएटली कहाँ मूव करना है? एक्यूमुलेटर में। तो इस तरह की इंस्ट्रक्शन 2 बाइट लेंगी, ठीक है, ऑपकोड के लिए, और सेकंड जो 8 बिट का डेटा है उस या एड्रेस स्पेसिफाई किया गया है उसके लिए, ठीक है। फर्स्ट बाइट ऑपकोड ऑक्यूपाई कर रहा है, सेकेंड बाइट ऑपरेंड ले रहा है। तो मूव MVIA इसके लिए 1 बिट है, फर्स्ट बाइट यहां पर है देखिए, और सेकेंड वाला 7F को सेकेंड बाइट दिया गया है, 7 MVIA ये पूरा लिखा था MVIA, 7F
एच, ठीक है। यहां से यहां तक ये तो एक ऑपकोड जस्टिफाई है, इसके लिए 1 बाइट की रिक्वायरमेंट है और 7F को 1 और बाइट, तो ये कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन हो गई, 2 बाइट की। इसी तरह अगर लिखा हुआ है ADI 0F, ठीक है। अब ADI 0F लिखा हुआ है अगर, तो यहां पर क्या है, आपको ऐड इमीडिएटली करना है क्या, 0F कोई डेटा है लेकिन इसको किसके साथ ऐड करना है, एक्यूमुलेटर के साथ। तो ADI ये एक ऑपकोड ऑक्यूपाई कर रहा है फर्स्ट बाइट, और जो ये आपका 0F वाला डेटा है ये सेकेंड बाइट ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। 0F सेकेंड बाइट और ADI फर्स्ट बाइट। तो देखिए ADI के रिस्पेक्ट में आपको जो मशीन कोड है वो 6C, ये सारे मशीन कोड हमें लर्न करने की जरूरत नहीं होती है, बट प्रैक्टिकल्स में ये आप लोग लैब की कॉपीज में लिखते होंगे, वहां पे आपको एक मैनुअल मिलता होगा, उससे देख के हर इंस्ट्रक्शन के रिस्पेक्ट में जो मशीन कोड जनरेट हुआ है वो आपको प्रॉपरली दिया हुआ होता है वहां पे। बट यहाँ पर आपको उसको अलग से लर्न करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैं सिर्फ आपको ये चीज समझा रही हूँ कि फर्स्ट बाइट और सेकेंड बाइट इसमें अलग अलग कैसे है। जो ऑपकोड है उसने पूरा अपना एक बना रखा है, तो ये 6C के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है। बाकी जो 0F डेटा था ये देखिए ये सेकेंड बाइट आपका हो गया, तो ये जो हो गई ये आपकी 2 बाइट इंस्ट्रक्शन हो गई, ठीक है। अब इसी तरह 3 बाइट इंस्ट्रक्शन देखते हैं कि 3 बाइट इंस्ट्रक्शन क्या है। तो 3 बाइट इंस्ट्रक्शन में क्या है कि आपका एक मशीन कोड जो है वो 3 बाइट्स में पूरा कंप्लीट होगा, ठीक है। एक मशीन कोड आपका 3 बाइट्स में कंप्लीट हो रहा है। अब फर्स्ट बाइट तो ऑपकोड को चाहिए, जैसा कि बार बार कह रही हूँ, फर्स्ट बाइट आपका क्या है, फर्स्ट बाइट इज रिक्वायर्ड फॉर द ऑपकोड। अब सेकेंड और थर्ड बाइट क्या है, तो सेकेंड और थर्ड बाइट में 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन है, पहली बाइट ऑपकोड के लिए आ गई, स्टिल अभी आपके पास 2 बाइट है, तो या तो 16 बिट का कोई ऑपरेंड आप दे दीजिए, ठीक है। जैसे कुछ रजिस्टर मेरे थे जो हम लोग पेयर करके BCDHL ने 16 बिट डेटा की तरह यूज कर सकते हैं, तो सेकेंड एंड थर्ड बाइट या तो 16 बिट रजिस्टर की तरह 16 बिट ऑपरेंड की तरह रिफर कर सकते हैं, या जो सेकेंड और थर्ड बाइट है आपकी उसको हम 16 बिट के मेमोरी एड्रेस की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसको हम 16 बिट के मेमोरी एड्रेस की तरह, अब जैसे मान लीजिए एक ऑपकोड लिखा हुआ JMP जंप 9050H, क्या मतलब हुआ कि जो ये आपका 9050H है ये एक मेमोरी लोकेशन है, तो मेमोरी लोकेशन कितने बिट की होगी, 16 बिट की एड्रेस बस है, 16 बिट की रिक्वायरमेंट होगी, तो वहां पे 16 बिट की रिक्वायरमेंट हो गई। अब अगर 16 बिट हो गई तो 8 मतलब 2 बाइट ऑक्यूपाई हो गई, और जंप ये जो ऑपकोड था इसके लिए 1 बाइट हो गई। तो देखिए जंप के रिस्पेक्ट में मशीन कोड ये लिखा हुआ है C3, और बाकी ये इसमें जो ये आपकी बैक वाली है, ठीक है, ये जो आपकी है ये आपकी सेकेंड बाइट होगी, और ये जो फ्रंट वाली है ये आपकी थर्ड बाइट होती है, ठीक। पहले एक ऑपकोड ले लेता है, देन जो ऑपरेंड है उसमें पीछे से उन्होंने चलना शुरू किया, बैक वाली सेकेंड बाइट और उसके पहले वाली थर्ड बाइट, उसके बाद LDA लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब लोड करना है मुझे लोड करना है एक्यूमुलेटर में क्या, 8050H, मतलब 8050H मेमोरी लोकेशन पे जो कंटेंट है मैं उसको एक्यूमुलेटर में लोड करना चाहती हूँ, तो LDA के रिस्पेक्ट में आपको मिल गया फर्स्ट बाइट, ठीक। फर्स्ट ऑपकोड है, आपको फर्स्ट बाइट मिला। अगला आपका क्या है 8850, तो पीछे से आप देखो 50 आपकी क्या हो जाएगी, सेकेंड बाइट हो जाएगी, ठीक है, सेकेंड बाइट हो जाएगी, और 88 आपकी क्या हो जाएगी, थर्ड बाइट हो जाएगी। तो यहाँ वाले में आप क्या देख रहे हो कि आपको हर जगह 3 बाइट की रिक्वायरमेंट हो रही है, ठीक है। तो 85 में जब जो हमारी जितनी सारी इंस्ट्रक्शन है या तो वो 1 बाइट में है, या 2 बाइट में है, या 3 बाइट में है। अगर 1 बाइट में है तो ऑपकोड ही आपका ये स्पेसिफाई कर देता है कि क्या काम करना है, ठीक है। 2 बाइट में 1 बाइट ऑपकोड बता रहा होता है और सेकेंड बाइट ऑपरेंड बता रहा होता है। 3 बाइट में पहली बाइट ऑपकोड बताएगा, दूसरी और तीसरी बाइट या तो 16 बिट का ऑपरेंड होगा या तो 16 बिट का एड्रेस होगा जो 2 बाइट को ऑक्यूपाई कर रहा होगा, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट द इंस्ट्रक्शन की टाइप क्या होते हैं, उनको किस तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे 8085 की एड्रेसिंग मोड पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो आज भी हम लोगों ने बाइट का क्लासिफिकेशन किया है 1 बाइट, 2 बाइट और 3 बाइट, ये भी आपके एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज ध्यान से लेक्चर्स को देखिए। थैंक यू सो मच।